स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका ऑल यूजी कोर्सेज पर। आपका जो सब्जेक्ट है वैल्यू एडिशन कोर्स का भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका ऑल सेमेस्टर के लिए रहने वाला है। तो अगर आप DU, एसओल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, एसओल, रेगुलर, NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट भी समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, यानी आपका पाठ्यक्रम, कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। अगर हम सिलेबस की बात करें यानी पाठ्यक्रम की बात करें तो इसके अंदर आपको टोटल 3 यूनिट्स दी हुई हैं जो कि आपकी मेन है। वैसे इसमें 4 यूनिट्स थी, तो लास्ट वाली जो यूनिट है, 4th यूनिट जो थी आपकी, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसके अंदर बस आपके टूल्स बताए हुए थे, ठीक है, तो उसको हमने इस वीडियो में, इस नोट्स में ऐड नहीं करा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी की जो 3 यूनिट्स हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से अक्सर आपका जो एग्जाम है, क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के वो बनते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत को हम इसमें जानेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो प्राकृतिक जो महत्व है और उसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निर्माण खंड यानी कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनसे मिलकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता बना है, साथ ही साथ आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंध, यानी ये जितने भी आपके यूनिट 1 में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इन सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं यूनिट 2 जो आपका है, जिसके अंदर हम सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 3। तो इस तरीके से हम आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यूनिट 1 से। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इजी है और जो आपको आसानी से समझ में आ भी सकता है, बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता को डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, यानी बुद्धि का अर्थ आपका क्या होता है। अगर हम बुद्धि के अर्थ की बात करें तो बुद्धि जो होती है आपकी वो होती है आपकी मानसिक क्षमता होती है, ठीक है, मानसिक क्षमता होती है आपकी बुद्धि। मानसिक क्षमता के अंदर आपके आता है, ठीक है, मानसिक क्षमता के अंतर्गत आपके आता है सोचने की शक्ति, ठीक है, सोचने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता, तर्क क्षमता, और आपका किसी भी समस्या को हल करना, ठीक है, किसी भी समस्या को हल करने की जो आपकी क्षमता होती है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो बुद्धि क्या होती है, आपकी एक मानसिक क्षमता होती है जिसके अंदर व्यक्ति सोचने की क्षमता और तर्क करना, विचार करना, इन सारी चीजों को साझा करता है। इसके साथ साथ अब हम ये जानते हैं कि जो बुद्धि के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो बुद्धि के प्रकार जो है आपके वो कितने हैं। पहला जो प्रकार है वो आपका होता है सामान्य बुद्धि का, जिसमें आप किसी भी सामान्य विषय पे क्या करते हैं, विचार अपने प्रकट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। दूसरा होता है आपका विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, विशिष्ट बुद्धि जो होती है आपकी, विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आपका क्या आता है, जो आप किसी विशेष समस्या को जब आप हल करते हैं, सपोज दैट इसके अंदर आपका संगीत आ जाता है, ठीक है, गणित आ जाता है और आपका खेल आ जाता है। तो ये आप विशिष्ट बुद्धि का उपयोग कब करते हैं, जब आप संगीत में इसका उपयोग करते हैं, गणित में करते हैं, खेल में करते हैं, और सामान्य बुद्धि या किसी भी समस्या को हल करने में जब आप सामान्य बुद्धि का यूज करते हैं यानी अपना तर्क वितर्क देते हैं तो वो आपका सामान्य बुद्धि में आता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा हुआ है। तो ऐसे ही जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ये भी क्या है, ये आपकी भावनाओं से संबंधित है, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी आपकी भावनाओं से संबंधित इंटेलिजेंस को हम पढ़ने वाले हैं, बुद्धिमत्ता को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके सीखने के उद्देश्य क्या है, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के उद्देश्य क्या है आपके, क्यों पढ़ रहे हैं आप ये सब्जेक्ट और ये किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम उद्देश्य की बात करें,
सीखने की, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इससे हम अर्थ जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है और दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता को उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उसका महत्व होता है। ठीक है, यानी आपका जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है इसका क्या महत्व होता है आपका डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद इस अवधारणा के हम ऐतिहासिक विकास को भी समझेंगे, यानी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है इसका जो विकास है, ये जो उत्पन्न हुई है वो किस प्रकार से हुई है, ये जो बुद्धि का जो प्रकार है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, इसका जो ऐतिहासिक विकास है वो किस तरीके से रहा है। ठीक है, ये समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख ऐसे कौन कौन से मॉडल है जिसमें हम अंतर कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो निर्माण खंड है उनको भी हम क्या करेंगे, पहचान कर पाएंगे। फिर हम जानेंगे कि व्यक्तिगत और शैक्षिक और पेशेवर जीवन में आपका जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसको हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं या किस प्रकार से उसका जो उपयोग है, उसका जो महत्व है आपका रहता है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यानी सीखने के उद्देश्य मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। अगर हम इसके परिचय को समझें तो इसका परिचय क्या कहता है कि मानव जीवन पर भावनाओं का गहरा प्रभाव होता है। हम प्रतिदिन खुशी, भय, क्रोध, उत्साह, उदासी, निराशा, प्रेम आदि इन सब का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये भाव हमारे व्यवहार, निर्णय, संचार और संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। प्रारंभ में बुद्धिमत्ता को मुख्यतः अकादमिक क्षमता और तर्क के आधार पर बांटा गया था। यानी अगर हम इसके परिचय को समझें तो परिचय क्या कहता है कि मानव जीवन पर जो भावनाएं हैं उनका एक गहरा प्रभाव होता है। हम डेली लाइफ में अपनी खुश रहते हैं, ठीक है, हमें डर भी लगता है, क्रोध भी आता है, उत्साह भी होता है, उदासी भी फील होता है, ठीक है, और निराशा भी फील होता है और प्रेम भी होता है। इन सारी भावनाओं का हम क्या कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं और ये भाव क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं, हमारी निर्णय को दर्शाते हैं, हम किस प्रकार से संचार कर रहे हैं उनको भी दर्शाते हैं और ये हमारे संबंधों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जितने भी हमारे ये भाव हैं। तो अगर हम प्रारंभ में बात करें, यानी स्टार्टिंग में बुद्धिमत्ता को मुख्यतः इसमें बांटा गया अकादमिक क्षमता और तर्क। अकादमिक क्षमता की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है और तर्क में किस प्रकार से बांटा गया। अगर हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो शुरुआत में बुद्धि को सिर्फ किससे जोड़ा गया, अकादमिक से जोड़ा गया और आपका तर्क से जोड़ा गया। यानी जो आपका एकेडमिक है, यानी कि आपका जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, बुद्धि को सिर्फ वहीं तक ही जोड़ा गया, तर्क से जोड़ा गया और आपका मेमोरी यानी स्मृति से जोड़ा गया, समस्या समाधान के रूप में देखा गया। बाद में मनोवैज्ञानिकों ने महसूस किया कि केवल उच्च आईक्यू से होने से व्यक्ति का जो जीवन है वो सफल नहीं होता, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक संबंध भी आवश्यक है। इसी से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास हुआ। यानी पहले शुरुआत में बुद्धि को किससे जोड़ा गया, आपका एकेडमिक से जोड़ा गया, ठीक है, और तर्क से जोड़ा गया, स्मृति से जोड़ा गया और किसी समस्या का समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं उसको बुद्धि से आपका जोड़ा गया। लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह महसूस करा कि आपका सिर्फ आईक्यू, ठीक है, आईक्यू लेवल जो है वो व्यक्ति का सिर्फ जीवन को सफल ही नहीं, उसी के आधार पे आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको भावनात्मक जो आपका नियंत्रण है, यानी आपके जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी होता है, जो आपका सामाजिक संबंधों में भी एक प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी से क्या हुआ, फिर आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास हुआ। यानी आपके भावनाओं पर नियंत्रण और समाज का संबंध ये दोनों ही जरूरी थे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पाया, और उसी से फिर इसका क्या हुआ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास आपका हुआ। अब हम जानते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या होती है। अगर हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा की बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता भावनात्मक कहलाती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है कि जिसमें आप दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे प्रतिबंध कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसका एक क्या कर रहे हैं, प्रभावी रूप से उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। अब हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो किस प्रकार से हम उसको पहचानेंगे कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति है या नहीं है।
तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति यह पहचान सकते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, आवेगपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं, स्पष्ट और शांतिपूर्ण ढंग से संवाद कर सकते हैं और भावनाओं से अभिभूत हुए बिना समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी हम किस प्रकार से जो एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति है या नहीं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या महसूस कर रहे हैं इससे पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं हम, ठीक है। जितने भी आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, यानी उसे कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं और स्पष्ट और शांतिपूर्ण ढंग से सबसे संवाद कर रहे हैं, तो ये आपका किस में आएगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आएगा। अब अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे, यानी सरल अर्थ से समझे, तो क्या है कि भावनाओं को समझदारी से संभालने की कला आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। व्यवहारिक उदाहरण से समझे तो परीक्षा के दौरान शांत रहना, किसी विद्यार्थी की निराशा को समझना, विवाद को शांति से सुलझाना, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। यानी अगर हम सरल शब्दों में समझे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ, तो भावनाओं को समझदारी से हमें संभालने की जो कला है, यानी जितनी भी हमारी फीलिंग्स है उसको हम समझदारी से किस प्रकार से संभाल रहे हैं। अगर हम एक उदाहरण से समझे तो परीक्षा के दौरान आप सभी को क्या रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, ठीक है। और परीक्षा के दौरान किसी व्यक्ति की जो निराशा है हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हमें कोई विवाद सुलझाना है तो उसे हमें शांतिपूर्ण रूप से सुलझाना है, ठीक है, और सहानुभूतिपूर्ण से सुनना है। तो ये भी सब क्या है, आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उदाहरण है, जिसमें आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रित कर रहे हैं और उस परिस्थिति को किस प्रकार से सुलझा रहे हैं, किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं उस सिचुएशन को, वो आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आता है। तो ये था आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ। अब हम जानते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहती है, यानी इसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई। प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने आईक्यू पर ध्यान दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग में सिर्फ जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सिर्फ आईक्यू पे ध्यान दिया, पर बाद में उन्हें ये समझ में आया कि सामाजिक और भावनात्मक क्षमताएं भी हमारी महत्वपूर्ण होती है। तो प्रमुख विकासों में कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनसे हमें समझने को मिलता है कि जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेके, वो कौन कौन से ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक है जो समझाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपके आते हैं वो है एडवर्ड थाइडाइक, ठीक है। तो ये आपका जो थे एडवर्ड, ठीक है, थॉर्नडाइक जो थे आपके, ये क्या थे, सामाजिक बुद्धिमत्ता पे इन्होंने अपना विचार दिया। यानी एडवर्ड ने सबसे पहले सामाजिक बुद्धिमत्ता पे विचार दिया। उसके बाद जो आपके हार्वर्ड गार्डनर जो थे, इन्होंने बहु बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में अंतर व्यक्तिगत और आत्म व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता शामिल की। यानी जो गार्डनर के जो 3 सिद्धांत थे, पहला जो था आपका वो था आपका बहिर्मुखता, ठीक है, बहिर्मुखता का सिद्धांत था जो इन्होंने व्यक्तिगत आधार पे दिया था। दूसरा जो था आपका वो न्यूरोटिज्म था, ठीक है, न्यूरोटिज्म सिद्धांत था। और जो तीसरा जो था गार्डनर का सिद्धांत, वो था आपका मनोविक्षिप्तता, यानी मनोविक्षिप्तता था आपका तीसरा सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो 3 सिद्धांत थे ये गार्डनर ने दिए थे, जो कि व्यक्तित्व का जो था, मतलब जो अंतर व्यक्तिगत था और आत्म व्यक्तिगत था। यानी आपका जो इंट्रापर्सनल और जो जिसमें आपके सिद्धांत थे अंतर व्यक्तिगत वाले और आत्म व्यक्तिगत वाले, वो इन्होंने शामिल किया था गार्डनर ने, ठीक है। 3 सिद्धांत इन्होंने दिए थे, बहुमुख्यता, न्यूरोटिज्म और आपका मनोविक्षिप्तता। अब हम बात करते हैं पीटर की अगर हम बात करें तो पीटर और जॉन मेयर, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1990 के दशक में एक औपचारिक रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को प्रस्तुत किया। यानी एडवर्ड ने क्या करा, सामाजिक बुद्धिमत्ता को दिया, फिर गार्डनर ने क्या करा, उसको बहुबुद्धिमत्ता में, यानी बुद्धि के जो सिद्धांत है उसको 3 प्रकार से बांट दिया था, ठीक है। फिर जो आपके जो पीटर सॉल्वे और जो जॉन मेयर थे, इन्होंने 1990 के दशक में औपचारिक रूप से क्या करा, इमोशनल इंटेलिजेंस जो शब्द था आपका, इसको प्रस्तुत करा। उसके बाद आपका डैनियल गोलमैन ने क्या करा, 1995 में अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित करा जो आपकी थी इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, इसमें इनके जितने भी विचार थे उनको क्या दी गई, लोकप्रियता दी गई।
यानी एडवर्ड ने सामाजिक बुद्धिमत्ता को दर्शाया, गार्डनर ने बहु बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को दर्शाया, जिसमें 3 सिद्धांत आते हैं, मैंने अभी आपको बताया। बहुमुखिता पहला सिद्धांत है, दूसरा आपका न्यूरोटिज्म, तीसरा जो है आपका मनोविक्षिप्तता। ये 3 सिद्धांत आपके गार्डनर ने दिए थे। फिर आते हैं आपके तीसरे मनोवैज्ञानिक, जिसमें आपके थे पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर। इन दोनों ने मिलकर 1990 के दशक में औपचारिक रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को प्रस्तुत करा। फिर डैनियल गोलमैन जो थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करी, ठीक है, एक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने विचारों को क्या करा, दिखाया, दर्शाया। और इनकी जो ये बुक थी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई, यानी फेमस हुई। तो ये थे आपके मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने किस प्रकार से आपका जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो किस प्रकार से थी, और जो आपके मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे, कि इन्होंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका जो शब्द था वो दिया, और फिर किस प्रकार से आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आगे फिर बढ़ी। तो अब हम ये जानते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इसका महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इसका महत्व क्या होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव जीवन के लगभग हर पहलू में, व्यक्तिगत जीवन में आत्मसमझ, तनाव प्रबंधन और संतुलित निर्णय है। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो प्रभाव है वो आपके जीवन के हर पहलू में आपको देखने को मिलता है। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, जिसमें आप अपना आत्मसमझ को विकसित करते हैं, तनाव प्रबंधन करते हैं और संतुलन निर्णय लेते हैं। संतुलित निर्णय यानी कि जिसमें आप डिसीजन मेकिंग जो आपका होता है वो किस प्रकार से लेते हैं, यानी हर पहलू में जीवन के आपको ये दिखाता है। तो शिक्षा, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ये ध्यान, दबाव सहनशीलता, सहयोग और शैक्षिक प्रदर्शन को भी दर्शाता है। अगर हम इसके कार्य जीवन की बात करें तो ये कार्य जीवन में किस प्रकार से दिखता है हमें, ये प्रभावी संचार के रूप में दिखता है, संघर्ष प्रतिबंध के रूप में दिखता है, प्रबंधन के रूप में और नेतृत्व में भी दिखता है। वहीं रिश्तों में अगर हम बात करें भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व की, तो रिश्तों में सुनने की क्षमता, सहानुभूति, विश्वास और धैर्य, ये सब क्या है आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व है। यानी जिसमें आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो प्रभाव है आप अपने जीवन में हर पहलू में देख सकते हैं। चाहे आपका वो व्यक्तिगत जीवन हो, जिसमें आप आत्मसमझ विकसित कर रहे हैं, अपने तनाव का प्रबंधन कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। फिर अगर हम शिक्षा में बात करें तो शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, आपको एक ध्यान एकाग्रित करने में मदद कर रहा है, सहयोग करने में मदद कर रहा है, आपका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है यानी आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको भी देखने में मदद कर रहा है। अगर हम कार्य जीवन में बात करें कि किस प्रकार से कार्य जीवन में महत्व करता है, तो ये एक प्रभावी संचार देता है हमें। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या थी कि अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना। जब हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हमारा जो संचार है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अगर हम संघर्ष प्रबंधन की बात करें तो जीवन में जितने भी हमारे संघर्ष होते हैं, जितने भी स्ट्रगल होते हैं, उसमें भी जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है वो किस प्रकार से उसको आपको मैनेज करना है ये भी दिखाती है। अगर हम रिश्तों में बात करें तो रिश्तों में जो आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो महत्व है वो क्या है कि सुनने की क्षमता आपको ये विकसित करती है, ठीक है, सहानुभूति देती है, विश्वास और धैर्य भी आपका उत्पन्न करती है। वहीं हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो चिंता, क्रोध और भावनात्मक अस्थिरता में कमी भी हमें इससे देखने को मिलती है। इसका नेतृत्व कोई भी कर सकता है, ठीक है, प्रेरणा के रूप में, टीम की आवश्यकताओं की समझ और परिपक्वताओं से समस्याओं का सामना करना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो था आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व था। अगर हम आसानी से समझें तो क्या है कि कहने का तात्पर्य क्या है कि उच्च आईक्यू सिर्फ हमें क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI क्या दे रहा है हमें, ये सिखाता है कि मानवीय परिस्थिति में उस ज्ञान का हमें उपयोग कैसे करना है, और यही दीर्घकालिक सफलता और सुख से जुड़ा है। यानी अगर हम IQ की बात करें तो आपका IQ लेवल क्या करता है, ये आपका किस पे बेस्ड होता है, आपका ज्ञान पे बेस्ड होता है, यानी नॉलेज पे बेस्ड होता है। वहीं हम EI की बात करें तो ये आपका क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ठीक है, जो आपका किस पे बेस्ड होता है, मानव की परिस्थितियों पर। यानी कि किसी भी सिचुएशन पे, आपकी जो सिचुएशन होती है लाइफ की, उसमें आपको आपका जो ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो आपको ये सिखाता है कि जो आपने IQ लेवल से ज्ञान प्राप्त करा उसका उपयोग आप यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, और ये क्या करता है, और साथ में कि दीर्घकालिक सफलता यानी आपको एक लॉन्ग टर्म की जो आपकी सक्सेस होती है उससे भी ये आपको जोड़ता है। तो ये था आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व और उसका प्रभाव। अब हम जानते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझने के लिए ऐसे कौन कौन से मॉडल है जिनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझे तो EI को समझने के लिए विभिन्न मॉडलों से देखना उपयोगी है। प्रमुख मॉडल निम्नलिखित है। कौन कौन से ऐसे EI से संबंधित आपके मॉडल है ये जानते हैं।
पहला जो मॉडल है आपका वो है एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, ठीक है। तो ये मॉडल क्या है, ये मॉडल आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता को क्या कर रहा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक तरीके से संबंधित है। यानी ये मॉडल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भावनाओं से संबंधित मानसिक क्षमताओं के रूप में देखता है। भावनाओं को सही ढंग से पहचानना, सोच में भावनाओं का उपयोग, भावनात्मक अर्थ समझना और भावनाओं का प्रबंध आपका किस में आता है, एबिलिटी मॉडल में आता है। ये ईआई को एक संज्ञानात्मक क्षमता मानता है। इसकी सीमाओं की बात करें तो व्यक्तित्व लक्षण जैसे आशावाद को पूरी तरीके से शामिल ना करना है, ठीक है। यानी आपका जो एबिलिटी मॉडल है, ये मॉडल क्या कर रहा है, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जितनी भी आपकी भावनाएं हैं उससे संबंधित है, आपकी मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, ठीक है। और अपनी भावनाओं को आप किस प्रकार से सही ढंग से पहचान सकते हैं, सोच में अपनी भावनाओं को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और भावनात्मक अर्थ समझ सकते हैं। यानी भावनात्मक का अर्थ क्या है यहाँ पे, समझना और भावनाओं को प्रबंध करना यानी नियंत्रण करना। जो ईआई है वो आपकी एक क्या है, संज्ञानात्मक क्षमता है, यानी कॉग्निटिव आपकी एबिलिटी है। अगर हम इसकी सीमाओं को देखें यानी कमी को देखें तो ये क्या है, व्यक्तित्व लक्षण है जिसमें आपका आशावाद जो है पूरी तरीके से शामिल ना कर पाना है। तो ये था आपका एबिलिटी मॉडल। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड मॉडल की, ठीक है। मिक्स मॉडल क्या है आपका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ये मॉडल भावनात्मक क्षमताओं को व्यक्तित्व लक्षण, प्रेरणा और सामाजिक कौशल के साथ जोड़ता है, जैसे आत्मविश्वास, सहानुभूति, प्रेरणा, तनाव प्रबंधन। यह व्यवहारिक और व्यापक है पर मापना कठिन हो सकता है। यानी मिक्स मॉडल क्या कर रहा है, आपकी व्यक्तित्व क्षमताओं को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि आपको जो अपने अंदर जो आपका जो बिलीव है, आपकी जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, ठीक है, उसको आप किस प्रकार से सामाजिक कौशलों के साथ जोड़ते हैं। आपका जो आत्मविश्वास है, सहानुभूति है, प्रेरणा है, तनाव प्रबंधन है, किस प्रकार से आप उसको करते हैं। और जो आपका जो ये व्यवहारिक और व्यापक रूप जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, आप इसको किस तरीके से माप सकते हैं। तो ये था आपका मिक्स मॉडल। अब हम बात करते हैं टैरेट मॉडल। ट्रेट मॉडल कौन सा है आपका, ट्रेट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये मॉडल ईआई को आत्मधारणाओं और व्यक्तित्व लक्षणों के रूप में देखता है, जिसमें आपका आत्मसम्मान, भावनात्मक जागरूकता, अनुकूलनशीलता, तनाव सहनशीलता, आक्रामकता, आशावाद, ये आत्म रिपोर्ट पर निर्भर होने के कारण विषयगत हो सकता है। यानी ये जो मॉडल है आपका, ये आपका आत्मधारणाओं से संबंधित है, जिसमें आप अपने व्यक्तिगत लक्षणों को देख सकते हैं, जिसमें आपका आत्मसम्मान यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, आपकी भावनात्मक जागरूकता आती है कि आप कितने अवेयर हैं अपने इमोशन से, ठीक है। और आपका जो तनाव सहनशीलता है, यानी आप तनाव जो है कितना तनाव जो है आप उसको सहन कर सकते हैं, आपकी जो आक्रामकता है वो कितनी है, ठीक है, आप कितने आशावाद है। तो ये सब क्या है आपका ट्रेट मॉडल के अंदर आता है। और ये मॉडल आपको किसी आत्म रिपोर्ट पर निर्भर होने के कारण विषयगत भी आपका हो सकता है, यानी आपकी जो सेल्फ रिपोर्ट होती है ये उस पे भी हो सकता है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो अब हम बात करते हैं इमोशनल सोशल मॉडल। ये मॉडल सामाजिक अंतरक्रिया में ईआई पर जोर देता है, दूसरों के भावनात्मक संकेत पहचानना, उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, सहयोग करना, अंतर व्यक्तिगत समस्या सुलझाना और विश्वास बनाना। ये स्कूल, कार्यस्थल और नेतृत्व के विषयों के रूप में उपयोगी है। यानी इमोशनल सोशल मॉडल जो है आपका, ये किस पे जोर देता है, ये आपका अंतरक्रिया पे जोर देता है, जो आपका ईआई पे जोर देता है, ठीक है। तो दूसरों की भावनाओं को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उपयुक्त अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, यानी जैसा आप इमेज के माध्यम से समझ पा रहे हैं, और किस तरीके से हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं, किस प्रकार से विश्वास बना सकते हैं। तो ये जो मॉडल है आपका, विशेष रूप से आप स्कूल में देख सकते हैं, अपने कार्यस्थल पे देख सकते हैं, यानी जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, समाज में एक अंतरक्रिया दे रहे हैं, यानी दूसरों की भावनाओं को पहचान रहे हैं, उनमें अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो ये आपका इमोशनल सोशल मॉडल में आएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मॉडल की तरफ। कौन सा आपका नेक्स्ट मॉडल है? तो आपके 3 मॉडल ही थे, इमोशनल सोशल मॉडल आपका ये लास्ट था। अब हम बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निर्माण खंड, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है आपका वो किस किस उससे खंड से मिलके बना है। अगर हम इसके प्रमुख 4 घटकों को देखें तो कौन से हैं? स्वयं ज्ञान यानी कि सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है इसके अंदर। दूसरा स्वयं प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरा सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस। चौथा रिश्ते प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये चारों से संबंधित है आपका बुद्धिमत्ता।
ठीक है, इन सब से ही मिलके आपका क्या बना है, बुद्धिमत्ता बना है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये बना है, जिसके अंदर आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को आप क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए अब इन 4 घटकों को हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो 4 घटक है वो किस प्रकार से भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित होते हैं। तो अगर पहले घटक की बात करें तो पहला घटक कौन सा था आपका, स्वयं ज्ञान, यानी कि आपका जो सेल्फ जो अवेयर वो है, सेल्फ वो जो है अवेयरनेस, ठीक है, यानी कि सेल्फ नॉलेज जो है वो क्या है कि अपनी भावनाओं, ताकत, कमजोरियों, मूल्यों और ट्रिगर्स को जानना, यह निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण की क्या है, एक नींव है। यानी स्वयं ज्ञान क्या है, यानी कि खुद को जानना, ठीक है, खुद की भावनाओं को जानना, खुद की ताकत को जानना, खुद की कमजोरियों को जानना, और हम किस तरीके से अपने ऊपर आत्म नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो ये आपका स्वयं ज्ञान से संबंधित होता है। दूसरा जो है स्वयं प्रबंधन, यानी अपनी भावनाओं को, व्यवहारों को स्वस्थ व उत्पादक तरीके से नियंत्रित करना। यानी जब आपको ज्यादा स्ट्रेस है यानी तनाव है तो आप तनाव को किस प्रकार से संभालते हैं, किस तरीके से तनाव को संभालना है, क्रोध पर नियंत्रण करना, दबाव में शांत रहना, प्रतिक्रिया से पहले सोचना और परिवर्तन के अनुकूलन प्रेरणा बनाए रखना। तो स्वयं प्रबंधन क्या है, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें हम अपनी भावनाओं को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर रहे हैं कि हमें जो परिस्थिति दी हुई है, जो सिचुएशन है, उसमें हम किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर रहे हैं। तो जैसे कोई तनाव में है अगर आप, तो तनाव को आप किस अच्छे ढंग से आप संभाल सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी उस भावना को संभाल सकते हैं, तनाव को संभाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका जो क्रोध नियंत्रण है, यानी अगर आप क्रोध में है तो आप उस परिस्थिति में अपने क्रोध को किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप किसी दबाव में हैं तो आप किस तरीके से शांत रह के अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सकते हैं, या अगर कोई परिवर्तन कर रहे हैं आप अपने जीवन में तो आप किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग ढल सकते हैं, किस प्रकार से अनुकूलन कर सकते हैं। तो ये आपका स्वयं प्रबंधन के उसमें आता है, जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। अब हम जानते हैं सामाजिक जागरूकता क्या होती है, यानी जो आपका संबंधित है सोशल अवेयरनेस से, यानी दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और चिंताओं को समझना, सहानुभूति, चेहरे के भाव और स्वर पढ़ना, सामाजिक परिस्थितियों को समझना, समूह गतिशीलता की पहचान करना, जिसमें आप समाज से क्या है, जागरूक है, वो आपका सामाजिक जागरूकता कहलाता है। जिसमें आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी चिंताओं को समझ रहे हैं, सहानुभूति, उनके जो चेहरे के जो भाव है, उनका जो स्वर है, उसको आप किस तरीके से समझ रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियों को समझना इसमें, ठीक है, समूह गतिशीलताओं की पहचान करना, यानी समाज में जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं आप उनकी भावनाओं को किस प्रकार से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक जागरूकता में आता है। अब हम बात करते हैं रिश्ते प्रबंधन के बारे में, जिसको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो भावनात्मक जागरूकता का उपयोग करके आप स्वास्थ्य संबंध बनाना और बनाए रखना, अच्छा संचार, संघर्ष समाधान, सहयोग, विश्वास निर्माण, नेतृत्व और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो आपका भावनात्मक जागरूकता है, इसका उपयोग करके आप जो समाज में संबंध बना रहे हैं वो आप अपने संबंधों को स्वास्थ्य बना सकते हैं, ठीक है, स्वस्थ संबंध बना सकते हैं और एक अच्छा संचार कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने संबंधों में, रिश्तों में, ठीक है। और जितना भी संघर्ष समाधान है उनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेट कर सकते हैं, विश्वास निर्माण यानी ट्रस्टेबल बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका प्रेरणा प्रबंधन है वो आपका भावनात्मक जागरूकता से संबंधित है, यानी आपका जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उससे संबंधित है। अब हम जानते हैं इसके सारांश की बात करते हैं। अगर हम सारांश की बात करें तो इस पूरी यूनिट का आपका जो निष्कर्ष है, सारांश जो है वो क्या कहता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो भावनाओं को समझने, प्रतिबंधित करने और प्रभावी रूप से उपयोग करने में मदद करती है। यह व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, संबंध और पेशेवर सफलता के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। अवधारणा का विकास सामाजिक बुद्धिमत्ता के विचार से लेकर आधुनिक भावनात्मक क्षमताओं के मॉडल तक हुआ। मुख्य निर्माण खंड स्वयं ज्ञान, स्वयं प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और रिश्ते प्रबंधन मिलकर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से कुशल बनाते हैं। यानी इस पूरी यूनिट का जो वो है निष्कर्ष जो है वो क्या कहता है कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो क्या है, आपकी एक क्षमता है जिसमें आप भावनाओं को समझ रहे हैं, उस पर प्रतिबंधित कर रहे हैं यानी उसको नियंत्रण कर रहे हैं और उसको एक प्रभावी रूप से उपयोग में ला रहे हैं। और व्यक्तिगत विकास के लिए यानी आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसके लिए भी ये जरूरी होता है। आप इसे शिक्षा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं,
पेशेवर सफलता के रूप में भी ये देख सकते हैं। तो ये जीवन के हर कौशल में आपको देखने को मिलेगा। और इस अवधारणा का जो आपका विकास है वो सामाजिक बुद्धिमत्ता के विचार से हुआ है, जो आधुनिक समय में चल के क्या आ गया है, भावनात्मक क्षमताओं के मॉडल तक पहुंच चुका है। और इसमें जितने भी आपके निर्माण खंड हैं, जितने भी आपके इसमें कंपोनेंट्स हैं इसको बिल्डअप करने के लिए, वो सब मिलके क्या करते हैं, व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित करते हैं और समाज में उसे कुशल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने जाना कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो आपकी होती है वो व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है और उसका महत्व क्या होता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा इंस्टा पेज फॉलो करके भी आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।